हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तक के 4 जो हमारे पार्ट्स हुए शेयर्स एंड टेक्स सीरीज के, उसमें हमने शेयर मार्केट्स के बेसिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी सारी। आज हम लोग करीम सर से ये बात करेंगे कि शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स के प्रॉफिट पर टैक्स कैसे लगता है, टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी न्यू इन्वेस्टर के माइंड में आ सकता है वो ये है कि मैं अगर प्रॉफिट्स कर रहा हूँ शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कैसे होगी, मुझे क्या देखना है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की, ऑलरेडी उसके 4 पार्ट हमने फिनिश किए हैं और सबका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा है कि किस तरह से हमें टैक्स भरना है या टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और हमें टैक्स की लायबिलिटी मिनिमाइज कैसे करनी है। आज जानते हो इस तरह से ड्यू टू आईटी टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने की वजह से आप टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। नाउ टैक्स इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हम आज ये समझेंगे कि किस तरह से ये मुनाफे पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपका फर्स्ट रिटर्न, आईटी रिटर्न, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। कैसे? आप जब शेयर्स बाय करते हो या शेयर्स सेल करते हो विथ डिलीवरी, या कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह शेयर बाय किए, शाम को बेच डाला आपने, या सुबह सेल किया और शाम को बाय कर लिया आपने बिफोर क्लोजिंग ऑफ द शेयर मार्केट, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रांजेक्शन करते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर। ये चीज आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, नेचुरली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रमोट करती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, और उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स की लायबिलिटी कम रखी है। कैसे? अगर आपका होल्डिंग पीरियड, यानी आप शेयर्स बाय करते हो और सेल करते हो, वो दोनों के बीच का जो पीरियड है वो अगर 12 महीने से कम है तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और उस पर जो टैक्स की लायबिलिटी है वो खाली 15% है। अगर आपने 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग पीरियड रखा है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी वो और कम आती है, जो 10% है, और उसमें भी 1 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन दिया जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आपको कंसेशन रेट नहीं मिलता, आपको आपकी अदर इनकम में इसका प्रॉफिट जोड़ा जाएगा। इट मीन्स अगर आप ऐसे स्लैब में हो जिसमें लायबिलिटी 5% आती है तो आपकी लायबिलिटी 5% बन सकती है, 20% हो सकती है, या डायरेक्ट 30% से ऊपर भी तुम्हारी लायबिलिटी बन सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम किस में जाएं, या क्या क्राइटेरिया है इसके कि जो डिसाइड करता है कि हम इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। अब अगर आप, कई बार ऐसा होता है, इनका अपनी डिपार्टमेंट ऐसा व्यू लेती है, अगर आप ऐसा कहोगे कि नहीं मैं इन्वेस्टर हूं और मैं कम रेट से टैक्स भरूं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर ये ट्राई करेंगे कि आप ट्रेडर हो और ज्यादा टैक्स भरो। इससे रिवर्स भी होता है कि अगर आप दिखाओगे कि भी मैं ट्रेडर हूं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहेगी नहीं आप इन्वेस्टर हो। क्योंकि कौन सी सिचुएशन में आपको ज्यादा टैक्स आएगा या कम आएगा वो डिपेंड करता है केस टू केस। लेकिन अगर मैं ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ विथ डिलीवरी, शेयर्स ले रही हूँ, तो मैं क्या स्टैंडर्ड, मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे ट्रेडर रहना या इन्वेस्टर, और मैं इंट्राडे ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन है चूज करने का। मैं F&O में डील कर रही हूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन है चूज करने का। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। जब आप सबसे पहले तो शेयर बाजार में ट्रांजेक्शन करते हो तो 3 टाइप के ट्रांजेक्शन है जो हमने पहले बताया था। आप शेयर्स बाय करते हो, आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवरी आती है, और थोड़े दिन के बाद या सालों के बाद आप उसको बेच डालते हो, जिसको डिलीवरी ट्रांजेक्शन कहते हैं। अगर आपने सुबह बाय किया और मार्केट क्लोज होने के पहले सेल कर दिया विदाउट डिलीवरी, या आपने सेल करके बाय किया, तो वो इंट्राडे ट्रांजेक्शन है। इंट्राडे ट्रांजेक्शन को स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन कहा जाता है। वो स्क्वायरली फॉल होता है अंडर बिजनेस इनकम। तो इंट्राडे में तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, वो बिजनेस इनकम ही कहलाएगा। F&O भी आप डिलीवरी लेते नहीं हो, लेकिन सेक्शन 43(5) के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसको बिजनेस इनकम ही माना हुआ है। यानी अगर आप फ्यूचर करते हो, पुट या कॉल ऑप्शन करते हो, वॉट एवर इनकम यू आर गेटिंग, वॉट एवर लॉस यू इनकर, इट स्क्वायरली फॉल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस इनकम। वहां आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, आपको बिजनेस इनकम पे ही उसको टैक्स भरना है। लेकिन अगर आप डिलीवरी लेते हो, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट यहाँ है, अगर आप सेल्स की डिलीवरी लेते हो और अगर आप थोड़े टाइम के बाद उसको बेच डालते हो, तब बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट दिखाओ या उसको बिजनेस इनकम दिखाओ।
तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मैंने कहा दोनों के एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। लेटेस्ट से कि आप बिजनेस इनकम दिखाते हो तो रेट का जो टैक्स है वो तो हाई है, 5%, 20% और 30% प्लस सरचार्ज सेस लग सकता है। लेकिन सामने बेनिफिट ये है कि अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हो तो आपको कई सारे एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो जो इन्वेस्टमेंट में क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपकी ऑफिस है तो उसका रेंट क्लेम कर सकते हो, अगर आपने ऑफिस में स्टाफ रखा है तो उसका सैलरी कर सकते हो, पेट्रोल के खर्चे कर सकते हो, आपने स्टाफ को इंसेंटिव दिया तो वो भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो। जो बिजनेस करने के लिए जो जो जरूरी एक्सपेंस है वो सब आप क्लेम करके आपकी लायबिलिटी आप रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट शो करते हो तो आपकी परचेज प्राइस और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर की सब कुछ आपको बाद मिलता नहीं मिलते। तो आपको बहुत सोच समझ के आपका पहला रिटर्न फाइल करना है। गवर्नमेंट क्या कहती है, 2 सर्कुलर इस पे आ चुके हैं, एक 2007 में भी आए और 2016 में भी आए। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटेंशन, कि आप जब सेल्स विद डिलीवरी बाय करते हो तो आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन इन्वेस्टमेंट का है तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर आपका इंटेंशन उस पर ट्रेडिंग करना है तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा। इंटेंशन के बाद आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि इंटेंशन डिसाइड कैसे होता है। इसीलिए नए इन्वेस्टर को मैं खास कहता हूं कि जब आप पहला रिटर्न फाइल करो तो हो सके तो प्रोफेसर के साथ बैठ के फाइल करो। अगर आप रिटर्न में स्टॉकिंग ट्रेड दिखाते हो, जो भी शेयर्स आपके नहीं बेचे हुए हैं और वो स्टॉकिंग ट्रेड में दिखाते हो, उसका मतलब आप इसको गुड्स काउंट करते हो और आप नेचुरली आपका इंटेंशन ऐसा है कि आपका बिजनेस है। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट दिखाते हो तो नेचुरली आपका इंटेंशन है कि आप इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो। नेक्स्ट ईयर फिर अगर उसको चेंज कर दूं? नहीं, एक बार 2016 की सर्कुलर में गवर्नमेंट ने यही बोला कि जो इंटेंशन आप डिसाइड करते हो उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा उसी स्क्रिप्ट के लिए। हाँ, हो सकता है कि आपके पास अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है आप थोड़ी स्क्रिप्ट आप बिजनेस में दिखा सकते हो, थोड़ी स्क्रिप्ट आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो, लेकिन इसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप सोच समझ के इसका प्लानिंग आपको करना चाहिए। हो सके तो वेल इन एडवांस आप आपके प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ बैठ के प्लान करो कि मैं साल में जो ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ मुझे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करेगा आपका इंटेंशन। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, रेट कम है। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, तो नेचुरली आपकी लायबिलिटी कम या ज्यादा बन सकती है। सर ने जैसे हमको बताया कि कैपिटल गेन्स और बिजनेस इनकम 2 हेड्स में हमको टैक्स लायबिलिटी आ सकती है हम शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा ब्रीफिंग देंगे कैपिटल गेन्स में किस तरीके से सब कैलकुलेशन होता है, कितना कैसे टैक्स लगता है, और बिजनेस इनकम में किस तरीके से कैलकुलेशन लगता है, कितना टैक्स लगता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है हमारा वीडियो से। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर टैक्स मित्र। थैंक यू।